हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, अ न्यू टेक्निक ऑफ जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग के अनेक रूल हैं, जो रूल्स आपको पढ़ना है और आप पढ़ेंगे। आज उनसे हटकर जर्नलाइजिंग को एक नई टेक्निक से हम लोग करने की कोशिश करेंगे, जो हम लोगों का बिल्कुल आम जीवन से संबंधित होगा और इसमें वैसे वर्ड और दैट यूज नहीं किए जाएंगे जो अभी तक आप अपनी आम जिंदगी में, अभी तक आप लोगों ने क्लास 10 तक पढ़ाई की है। आप अपने घर में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, पेरेंट्स के साथ रहते हैं या पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं। लगभग सभी लोग इन सामान्य चीज़ों को जानते होंगे। जो बड़े लोग अगर सीखना चाहेंगे तो वो तो बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे। हम लोग जानते हैं कि जर्नलाइजिंग हम लोग किसी बिजनेस का करते हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शन का करते हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शन का करते हैं। ठीक है, हम लोग जर्नलाइजिंग किसी बिजनेस का करते हैं और बिजनेस के किस चीज़ का करते हैं, बिजनेस के ट्रांजैक्शन का करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक शब्द लिख देता हूँ, ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब सपोज एक ये बिजनेस है, ये एक बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस में हम जानते हैं कि क्या होता है। बिजनेस क्या है? बिजनेस एक ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ है जो प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है। बिजनेस में क्या क्या किया जाता है? बिजनेस में थिंग्स में डीलिंग की जाती है, थिंग्स की लेन देन होती है, बेचे थिंग्स का ट्रांजैक्शन होता है, थिंग्स का ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, सर्विसेज का ट्रांजैक्शन और लेन देन होता है। ये बिल्कुल आम भाषा से थिंग्स आप समझते हैं। थिंग्स वे सारी चीज़ें जो पूरे ब्रह्मांड में आपके सामने मौजूद है, दैट इज कंप्यूटर, योर मोबाइल, योर लैपटॉप, योर फर्नीचर, योर हाउस, योर फैन, योर किचन utensils, whatever is there in your home. Or if you are going somewhere in the market, whatever the physical things are there, you can see and you can touch, that is things. सर्विसेज, सर्विसेज के बारे में भी आप जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपने ध्यान नहीं दिया हो। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करते हैं तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करता है। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको प्रोड्यूस करता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है उसको देता है और वो वहाँ से वो आपको देता है। उसी तरह मोबाइल सर्विसेज आप यूज़ करते हैं तो वो भी सर्विस प्रोवाइड करता है। आप हॉस्पिटल की सर्विसेज बहुत बार लिए होंगे, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज बहुत बार लिए होंगे, रेलवे की सर्विसेज बहुत बार लिए होंगे, दैट एयरपोर्ट की और दैट एरोप्लेन की सर्विसेज आप बहुत बार लिए होंगे। तो ये सारी सर्विसेज है। और तीसरी चीज़ क्या है, थिंग्स और सर्विसेज किन को दिया जाता है? पर्सन्स को। कोई ना कोई पर्सन होता ही है। ठीक है, और जब थिंग्स सर्विसेज का लेन देन होता है या थिंग्स का लेन देन होता है, सर्विसेज का लेन देता है, थिंग्स पर्सन को दिया जाता है, सर्विसेज पर्सन को दिया जाता है, पर्सन सर्विसेज देता है, पर्सन थिंग्स देता है। तो नेचुरली आउट इनके कारण जो बिजनेस होता है, तो बिजनेस को कभी
बिजनेस यद्यपि वो प्रॉफिट के लिए कमाया जाता है, लेकिन लॉस भी हो सकता है। तो बिजनेस का एक और दैट कंपोनेंट है, और दैट वो है प्रॉफिट एंड लॉस। इन चार चीज़ों को लेकर के, हालांकि इन चारों चीज़ों में सैकड़ों चीज़ें हैं, इन चारों चीज़ों में अनगिनत न्यूमरस, ठीक है, चीज़ें हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारी चीज़ें नहीं है, यही दो ही होगा, लेकिन थिंग्स न्यूमरस है, सर्विसेज न्यूमरस है, पर्सन्स न्यूमरस है, ठीक है। लेकिन इन्हीं के सहारे, इन्हीं को बेस मानकर अगर हम अकाउंटिंग कर दैट जनरलाइजिंग करते हैं, तो जनरलाइजिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि इनको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसके पहले, जनरलाइजिंग के ट्रांजैक्शंस करने के पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, दैट इज हम बिजनेस जब जनरलाइजिंग करते हैं या अकाउंटिंग करते हैं, तो बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं हम। मतलब बिजनेस का अकाउंटेंट जो होता है वो बिजनेस की अकाउंटिंग करता है। बिजनेस का अकाउंट ऑफिसर है, अकाउंट असिस्टेंट है, या अकाउंट ऑफिसर है, जो भी है वो बिजनेस की अकाउंट करता है। वो ऑनर की अकाउंटिंग नहीं करता है, ऑनर की अकाउंटिंग नहीं करता है। सपोज एक ऑनर है राज, क्या है, बिजनेस का ऑनर है, या इसको बिजनेसमैन भी कह सकते हैं आप, बिजनेस मैन, ठीक है। वो उसकी अकाउंटिंग नहीं करते हैं। मतलब बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी हम मानते हैं, और ऑनर को हम एक सेपरेट एंटिटी मानते हैं। ये हम अपने से नहीं मानते, बल्कि एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। इसको कहते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ठीक है। इसको अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो ये दोनों सेपरेट एंटिटी है। इसीलिए बिजनेस जब ऑनर पैसा देता है, सपोज 5 लाख दे करके ऑनर ने बिजनेस शुरू किया, तो इस 5 लाख के लिए वो बिजनेस अपने यहाँ एक अकाउंट खोल लेता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं कैपिटल अकाउंट, जिसको हम लोग नाम देते हैं कैपिटल अकाउंट। अकाउंट को हम लोग शॉर्ट में A/C लिखते हैं, फुल फॉर्म अकाउंट है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट एक नाम देते हैं। ऐसे ही बिजनेस अपने पास ऑनर का पैसा नहीं रख लेता, वो एक बल्कि अकाउंट खोलता है, और एक क्लेम के रूप में ये बिजनेस के पास ये पैसा रहता है, या अगर चीज़ें लाता है ऑनर तो ये चीज़ें रहती हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने कैपिटल की बात कर ली, अब अकाउंट की बात कर ली। अब अकाउंट क्या है? अकाउंट एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें एक पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन से संबंधित सारे लेखे जो एक ड्यूरेशन के अंतर्गत, एक टाइम पीरियड के अंतर्गत किए जाएंगे, उसमें किए जाते हैं। एक ऐसा पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन के सारे ट्रांजैक्शंस को जिस एक स्थान पर इकट्ठा करके लिखा जाता है, उसको हम लोग अकाउंट कहते हैं। जैसे कैश से संबंधित सारे ट्रांजैक्शन एक जगह ही किए जाएंगे, तो उसको किस अकाउंट में किया जाता है? कैश अकाउंट में। उसी तरह सेल्स अकाउंट से संबंधित सारे ट्रांजैक्शन या परचेज अकाउंट से संबंधित सारे ट्रांजैक्शन एक जगह किए जाएंगे, तो क्या लिखते हैं? परचेजेज अकाउंट।
उसी तरह सेल्स से संबंधित सारे ट्रांजैक्शन एक जगह लिखते हैं, तो उसको क्या लिखते हैं? सेल्स अकाउंट। उसी तरह सैलरी से संबंधित सारे ट्रांजैक्शन एक जगह लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? सैलरीज अकाउंट। ठीक है। उसी तरह बैंक से संबंधित सारे ट्रांजैक्शन एक जगह लिखते हैं, तो बैंक अकाउंट। ठीक है। बैंक अकाउंट को कभी कभी कैश अकाउंट के साथ ही बनाया जाता है, कैश कोलन अलग दे करके, क्योंकि दोनों अकाउंट में लिखने की जो प्रक्रिया है वो एक सी ही है, तो इसलिए इसको कैश के बैंक कोलन के रूप में बनाते हैं। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, जब आगे हम लोग अकाउंट वगैरह पढ़ेंगे तब बात करेंगे। यहाँ हम लोग जर्नलाइजिंग की बात कर रहे हैं, बहुत बिगिनिंग चीज़ की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जर्नलाइजिंग क्या है? जर्नलाइजिंग जानने के पहले हम लोगों को जर्नल जानना जरूर है। जर्नल क्या है? जर्नल एक प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्ड है जिसमें ट्रांजैक्शन सर्वप्रथम लिखे जाते हैं डेट वाइज, मतलब डेट वाइज, या उसको कहें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट वाइज ऑर्डर में, डेट के सीक्वेंस में। मतलब जो पहले घटित होता है उसको पहले लिखा जाता है, जो बाद में घटित होता है जो ट्रांजैक्शन उसको बाद में लिखा जाता है। अगर 1 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है तो पहले लिखा जाएगा, 2 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है उसके बाद लिखा जाएगा, 5 अप्रैल का है तो उसके बाद लिखा जाएगा, 5 मार्च है तो उसके बाद लिखा जाएगा, 30 सितंबर का है तो उसके बाद में लिखा जाएगा, नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी का है तो उसके बाद में लिखा जाएगा, लाइक दैट। तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है उनको, जितने बिजनेस के ट्रांजैक्शन हैं जिस बुक में वो लिखा जाता है उसको जर्नल कहते हैं, उसको प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्ड भी कहते हैं, या दैट इज ओरिजिनल बुक ऑफ रिकॉर्ड भी कहते हैं। क्योंकि सबसे पहली बार अगर किसी भी ट्रांजैक्शन के होने के जो एंट्री की जाती है वो जर्नल में ही की जाती है। तो ये जर्नल भी हम लोगों ने समझ लिया। जर्नलाइजिंग क्या है? जर्नल में एंट्री करने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग जर्नलाइजिंग कहते हैं, या दूसरे वर्ड में जर्नलाइजेशन भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं। और जर्नलाइजेशन वर्ड भी हम लोग यूज करते हैं। एक तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, ट्रांजैक्शन करने के पहले मैं ये सब आपको बताना चाहता हूँ। तीसरा शब्द है दैट डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ट्रांजैक्शन हम लोगों ने बात की। ट्रांजैक्शन क्या है? बिजनेस के अंतर्गत जो लेन देन होता है, जो वैल्यू का एक्सचेंज होता है, उसको हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि बिजनेस में कोई चीज़ ली जाती है तो उसी के बराबर दूसरी चीज़ देनी भी पड़ती है, या उसी के बराबर सर्विसेज, उसी वैल्यू के बराबर सर्विसेज देना पड़ता है। ठीक है। इसी को ट्रांजैक्शन कहते हैं। या कोई सर्विसेज हम दे रहे हैं तो उसी के बराबर थिंग देना पड़ता है या सर्विसेज देना पड़ता है। तो एक ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल को हम लोग ड्यूलिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। ठीक है। ड्यूलिटी प्रिंसिपल, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल का मतलब ये है कि बिजनेस कि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जितने फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, उनके दो पहलू, दो एस्पेक्ट होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट को हम लोग डेबिट कहते हैं, एक एस्पेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं?
डेबिट कहते हैं, एक एस्पेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, डेबिट, और दूसरे एस्पेक्ट को क्या कहते हैं, क्रेडिट। दूसरे एस्पेक्ट को क्या कहते हैं हम लोग, क्रेडिट। दूसरे एस्पेक्ट को हम लोग कहते हैं क्रेडिट। ठीक है, शॉर्ट में डेबिट को हम लोग डीआर कहते हैं और क्रेडिट को सीआर कहते हैं। वो ये दोनों बिल्कुल इक्वल अमाउंट के होते हैं, ये दोनों बिल्कुल इक्वल अमाउंट के होते हैं। जितने का डेबिट होगा उतने ही का क्रेडिट होगा। ये हो सकता है कि डेबिट में 2 अकाउंट हो, क्रेडिट में एक ही अकाउंट हो, या क्रेडिट में 2 अकाउंट हो, डेबिट में एक ही अकाउंट हो, लेकिन अकाउंट ये दोनों डेबिट और क्रेडिट इक्वल होंगे। डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल दोनों इक्वल होगा। मतलब बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उनके 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष को डेबिट कहते हैं, दूसरे को क्रेडिट कहते हैं। जितने भी ट्रांजैक्शन हो, जब भी हो, मतलब 2 पक्ष को कम से कम वो इफेक्ट करेगा, उसका इफेक्ट 2 पक्ष पर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसमें कोई और दूसरा ये दैट दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं है। किसी भी ऐसे जिन्होंने ये डबल एंट्री सिस्टम जिन्होंने इन्वेंट किया था, जो लुका फ्रापेसोली इटालियन थे, उन्होंने ये डेबिट और क्रेडिट वर्ड का इजाद किया था, इन्वेंशन किया था। उनको फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो उन्होंने भी ये डेबिट और क्रेडिट शब्द का उपयोग किया था। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ डेबिट लिखा हुआ है, आर कहीं नहीं है, फिर भी हम शॉर्ट में जब इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो डी आर लिखते हैं। क्यों? एक्चुअली उन्होंने जो शब्द यूज़ किया था लैटिन भाषा की, वो डेबेरे, डे बे रे, और क्रेडिट के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया था, क्रेडेरे, क्रे डे रे। इसीलिए हम लोग डेबिट को डी आर लिखते हैं और क्रेडिट को सी आर लिखते हैं। ठीक है, अब ये भी बात आप लोगों ने समझ ली। अब हम एक एक ट्रांजैक्शन को हम लोग थोड़ा सा समझें कि ट्रांजैक्शन एक्चुअली क्या है। ट्रांजैक्शन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, लेन देन। हम लोग क्या कहते हैं, लेन देन। लेन देन को अगर हम क्या क्या मतलब है, अगर कुछ हम लेते हैं तो कुछ देते हैं, इक्वल वैल्यू का, कुछ देते हैं तो कुछ लेते भी हैं। अगर मैं अपना ये मोबाइल पेन बेचूंगा तो निश्चित रूप से आपसे कुछ लूँगा। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो निश्चित रूप से आपसे कुछ लूँगा। ठीक है, मैं एक कंप्यूटर खरीदूंगा तो निश्चित रूप से मुझे कुछ देना पड़ेगा। मैं एक बाइक दूंगा तो निश्चित रूप से मैं भी कुछ लूँगा। तो ये है लेन और देन। जो हम लेते हैं वो लेन हुआ, जो देते हैं वो देन हुआ। तो लेन का मतलब क्या हुआ, टू टेक, और टू रिसीव। देन का मतलब क्या हुआ, इसको हम थोड़ा सा और लार्ज करके लिख देते हैं, लेन, और थोड़ा सा इधर लिख देते हैं देन, बीच में एक और शब्द लगा देते हैं और। तो ये टू टेक, टू रिसीव। देन का क्या हुआ, टू गिव। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर जो रिसीव करता है उसको क्या कह सकते हैं हम, रिसीवर, RECEI। और जो गिव करता है उसको क्या कहते हैं, गिवर। ठीक है,
अब सिंपल एक हमको डेबिट करना है एक पक्ष को और दूसरे को क्रेडिट करना है। जनरलाइजिंग में या जनरलाइजेशन में यही किया जाता है। जनरलाइजेशन या जनरलाइजिंग इसी तरह बनाया जाता है या जनरल बुक में इसी तरह रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो रिसीवर है उसको हम लोग डेबिट करते हैं और जो गिवर है उसको क्रेडिट करते हैं, उसको हम क्रेडिट करते हैं। ये दो चीज़ें ही हम अगर लेकर चलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सारे जर्नल बनते हैं कि नहीं बनते हैं। बिल्कुल बनेंगे। सिर्फ हमको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जितने थिंग्स हैं उनसे संबंधित हज़ारों अकाउंट बन सकते हैं, सर्विसेज हैं उसके संबंधित हज़ारों अकाउंट बन सकते हैं, पर्सनस हैं उनसे संबंधित कई अकाउंट बन सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस से भी संबंधित कई अकाउंट बन सकते हैं। चूँकि कई आइटम में प्रॉफिट और लॉस हो सकता है या सारी चीज़ों को मिलाकर एक बार हम समझ सकते हैं बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस। मान लीजिए कि छोटे छोटे आइटम में बिजनेस को 20 बार प्रॉफिट हुआ तो अल्टीमेटली ईयर एंड में उसको कितना प्रॉफिट हुआ हमको पता चलेगा। उसी तरह छोटे छोटे आइटम में कुछ में प्रॉफिट हुआ कुछ में लॉस हुआ, ऑन दी होल ईयर में एंड में उसको लॉस हुआ तो उसको हम लॉस ही मानेंगे। तो प्रॉफिट और लॉस में भी कई अकाउंट हो सकते हैं। सिर्फ हमको ध्यान रखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट है, रिसीवर है, डेबिट रिसीवर है और कौन सा अकाउंट गिवर है। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का रिसीवर दैट थिंग्स का रिसीवर कौन है, दैट सर्विसेज का रिसीवर कौन है, कौन सा पर्सन रिसीवर है, कौन सा पर्सन गिवर है। प्रॉफिट और लॉस होता है तो प्रॉफिट में अल्टीमेटली हमको कुछ मिल रहा है तो कोई ना कोई रिसीवर होगा, तो रिसीवर कौन है ये पता करना है। लॉस में कुछ न कुछ हमारा नुकसान होता है तो कोई ना कोई गिवर होगा तभी लॉस हो रहा है, तो गिवर कौन सा है। दैट कुछ नुकसान होता है तो नुकसान क्या होगा, नुकसान जब लॉस में हमको होगा तो किसी न किसी एसेट का नुकसान होगा, तो किस एसेट का नुकसान हो रहा है वो हमारा गिवर है। तो ये हमको ध्यान रखना है, फिर हम जर्नल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग एक जर्नल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹5 लाख। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹5 लाख। बिजनेस स्टार्टेड का मतलब क्या है, बिजनेस शुरू किया गया। शुरू किया गया मतलब कैपिटल लगाया गया, है ना। तो इसका क्या अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। और दूसरा अकाउंट क्या बनेगा, कैश अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या है, एक गिवर अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तो पैसा दे रहा है और कैश अकाउंट क्या है, एक रिसीवर अकाउंट। पैसा हमको कैश में मिल रहा है तो जर्नल क्या बनेगा, सिंपल। गिवर को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। गिवर को क्या करेंगे, क्रेडिट। रिसीवर को क्या करेंगे हम, डेबिट। जर्नल क्या बनेगा, जर्नल बनेगा कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन भी लिखते हैं और एक फॉर्मेट में इसको हम बनाते हैं। जर्नल जो बनाते हैं फॉर्मेट में बनाते हैं, नरेशन भी लिखते हैं। नरेशन क्या होता है, नरेशन का जो लिखेंगे एकदम को सामने से लिखेंगे। टू जो लिखेंगे वो राइट साइड थोड़ा सा हटके लिखेंगे ताकि दोनों डेबिट और क्रेडिट को क्लियरली डिस्टिंक्ट किया जा सके। अब डेबिट के लिए हम DR शब्द तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन क्रेडिट के लिए हम CR शब्द यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका भी कारण है। अगर हम लिखेंगे तो फिर इसको शुरू से लिखेंगे, यहाँ CR लिखना आना चाहिए, तो फिर डिस्टिंक्ट करने में क्लियरिटी रहने में थोड़ी सी असुविधा होती है, इसलिए नहीं लिखते हैं। और यहाँ टू का मतलब
ये दैट इज प्रचलन में है, ट्रेडिशन में है कि टू लिखते हैं। टू नहीं भी लिख सकते हैं, फिर भी कैपिटल अकाउंट भी लिखेंगे तब भी सही होगा, लेकिन परंपरा है टू लिखने की, इसलिए टू हम लिखते चले आ रहे हैं और लिखेंगे। और फिर नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश ब्रॉट एज कैपिटल, कैश ब्रॉट एज कैपिटल ₹5,00,000। ठीक है। अब अगले जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसमें हम नरेशन नहीं लिखेंगे, सिर्फ आपको समझा करके आगे बढ़ते चलेंगे। हम लोग अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹1,00,000। ठीक है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹1,00,000। या क्या है, कैश अकाउंट होगा, क्या होगा, कैश अकाउंट, और यहाँ क्या होगा, बैंक अकाउंट। ये दोनों हैं। सबसे पहले तो हमको इनको ढूंढना पड़ेगा अकाउंट को, फिर हमको बताना पड़ेगा कि गिवर अकाउंट कौन है और रिसीवर अकाउंट कौन है। तो हमारा गिवर अकाउंट क्या है, कैश बैंक में जब जमा किया तो कौन दे रहा है, हम आराम से समझ सकते हैं कि गिवर ये है, कहाँ पैसा जमा हो रहा है, रिसीव कौन कर रहा है, बैंक, तो ये रिसीवर है। रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट, गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, कितना, 1,00,000 टू कैश अकाउंट 1,00,000। अब थर्ड हम लोग लेते हैं, थर्ड दैट इज फीज रिसिप्ट, फीज रिसिप्ट ₹2,00,000। फीस हमको मिला, फीस मतलब हम ऐसा कोई काम करते हैं, हम जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो हमको पैसा मिला। पैसा कितना मिला, 2,00,000 मिला। तो फीस क्या हुआ हमारे लिए, फीस हमारे लिए क्या हुआ, एक गिवर हुआ, एक गिवर सर्विस हुआ, है ना। फीज रिसिप्ट एक गिवर सर्विस हुआ। तो यहाँ अकाउंट क्या होगा, फीज अकाउंट। ठीक है, और क्या मिला हमारे पास, कैश। ठीक है, तो यहाँ रिसीवर कौन है, कैश, और गिवर कौन है, दैट, एक सर्विस है, एक सर्विस हमने प्रोवाइड किया इसलिए हमको कैश मिला। ठीक है, सॉरी, ये क्या हुआ, गिवर हुआ, और यहाँ थिंग मिला, एक सर्विस हमने प्रोवाइड किया इसलिए हमको कैश, दैट हम गिवर हुए, और कैश हमको मिला इसलिए रिसीवर हुआ। यहाँ भी कैश चूँकि जमा किया गया इसलिए गिवर हुआ, बैंक में पैसा आया इसलिए बैंक रिसीवर हुआ। तो यहाँ भी उसी तरह है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट, कोई दिक्कत, और रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट। जर्नल क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कितना, 2,00,000 टू फीज अकाउंट 2,00,000। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, फोर्थ,
that is goods purchased for cash. Goods purchased for cash, रुपीज़ 1,00,000. 1,00,000 का गुड्स हमको परचेज हमने किया. ठीक है, तो गुड्स जब परचेज हमने किया 1,00,000 का, तो हमारा क्या क्या होगा, या 2 अकाउंट होगा, बल्कि इसमें 3 अकाउंट बन सकता है. पहले बनता था गुड्स अकाउंट, आजकल नहीं बनता है, आजकल परचेज अकाउंट बनता है. तो हम लोग गुड्स अकाउंट भी खोल सकते हैं, तो उससे भी समझ सकते हैं रिजल्ट वही होगा. और अगर परचेजेज अकाउंट खोलते हैं तब भी समझ सकते हैं रिजल्ट वही होगा. और दूसरा अकाउंट क्या है, दूसरा अकाउंट कैश अकाउंट. ठीक है, गुड्स हमारा क्या है, एक गुड्स हमारा एक थिंग है. तो थिंग हमारा रिसीव हो रहा है, गुड्स हम परचेज करेंगे तो गुड्स आएगा. तो ये क्या है, रिसीवर अकाउंट है. गुड्स एक रिसीवर अकाउंट है दैट. और परचेजेज क्या है, परचेजेज भी एक रिसीवर अकाउंट है. कैसे रिसीवर अकाउंट है, कोई सेल कर रहा है सर्विस, तो हम परचेज कर रहे हैं, और परचेज हम कर रहे हैं तो परचेज हम रिसीव कर रहे हैं. हम परचेज गिव नहीं ना होता है, परचेज तो हम कर रहे हैं. परचेज हम करके चीज़ें हमारे पास आ रही हैं. परचेज जब हम करते हैं तो चीज़ें हमारे पास आती हैं. या दूसरे तरीके से समझते हैं, जो गिवर है वो तो, जो सेलर है वो है सर्विस का, तो सर्विस का तो रिसीवर हम ही होंगे. तो जो सर्विस का रिसीवर जो परचेज हम कर रहे हैं वो सेल कर रहा है, तो हम परचेज कर रहे हैं. तो एक हम सर्विस के रूप में हम रिसीवर का काम कर रहे हैं. और यहाँ क्या है, कैश. कैश एक गिवर है. कैश क्या है, एक गिवर है. तो रिसीवर अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट. रिसीवर अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट. सॉरी, रिसीवर अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट. और गिवर अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट. क्लियर. जर्नल क्या बनेगा, जर्नल बनेगा परचेजेज अकाउंट या गुड्स अकाउंट डेबिट. तो आजकल परचेजेज ही अकाउंट चलता है. क्यों चलता है अभी मैं बात कर देता हूँ. परचेजेज अकाउंट डेबिट कितना, 1,00,000 टू कैश अकाउंट 1,00,000. अब मैंने बताया गुड्स अकाउंट नहीं लिखा जाता है. क्यों नहीं लिखा जाता है, इसलिए नहीं लिखा जाता है, गुड्स अकाउंट खोलने से कई तरह की परेशानियां होती हैं. जो चूँकि गुड्स जब अकाउंट खोला जाएगा तो सेल्स परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, स्टॉक, सारी चीज़ें एक ही गुड्स अकाउंट में रहती हैं. तो अनावश्यक रूप से कुछ एडजस्टमेंट एंट्री इसमें पास करनी पड़ती है. इसलिए कि जितनी चीज़ें, जितना में आप खरीदेंगे उतना में तो बेचेंगे नहीं, ज़्यादा पैसे में बेचेंगे. तो ज़्यादा पैसे में बेचना स्वाभाविक भी है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट का भाग रहता है. तो जब आप अमाउंट के फॉर्म में लिखेंगे तो वैसी स्थिति में अकाउंट्स में, तो वैसी स्थिति में आपका हमेशा क्रेडिट बैलेंस बना रहेगा, जो इसको नहीं बना रहना चाहिए. जितना स्टॉक हमारा बचा है उसी के बराबर वैल्यू का हमारा परचेज जो होगा वो बचा रहना चाहिए था. लेकिन वो वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो उसको एडजस्टमेंट करने के लिए एक एक करके हमको अलग करना पड़ता है कि किस ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट है, किस रिटर्न में कितना प्रॉफिट है, और फिर एडजस्ट करके अलग से एक जो काफ़ी कम्बरसम काम हो जाता है. इसलिए गुड्स अकाउंट के बदले में आजकल 5 अकाउंट खोला जाता है. दैट इज परचेजेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेजेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट एंड स्टॉक अकाउंट. तो हम लोग आगे इन्हीं अकाउंट की चर्चा करेंगे. 4th ट्रांजेक्शन हो गया. अब हम लोग 5th ट्रांजेक्शन देखते हैं. 5th ट्रांजेक्शन में है गुड्स सोल्ड फॉर कैश गुड्स परचेज एंड क्रेडिट ₹2 lakhs.
गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट रुपीज़ 2 lakh फ्रॉम राजश्री। ठीक है। अब यहाँ क्या क्या है, यहाँ हमने गुड्स अकाउंट भी बताया था, परचेज अकाउंट। अब हम लोग परचेज अकाउंट ही लेकर चल रहे हैं, क्योंकि गुड्स अकाउंट आजकल नहीं खोला जाता। तो परचेजेज अकाउंट ये क्या है, ये एक रिसीवर अकाउंट है, सर्विस रिसीव कर रहा है। और देने वाला कौन है, देने वाला राजश्री अकाउंट है। राजश्री अकाउंट एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जिसको अगर व्यक्ति का नाम नहीं लिखा रहता तो एक कॉमन शब्द है क्रेडिटर। कॉमन शब्द है एक क्रेडिटर, जिसमें ऐसे लोगों को रखा जाता है जिन्होंने हमको उधार माल दिया है, क्रेडिट पर गुड्स बेचा है या दैट एसेट्स कोई बेचा है, तो उनको हम लोग क्रेडिटर कहते हैं। तो राजश्री अकाउंट, लेकिन अब हमारे पास नाम अवेलेबल है, तो नाम अवेलेबल है तो हम नाम ही लिखें देंगे, बेटर है। अगर हम क्रेडिटर अकाउंट भी खोलते हैं तो बाद में राजश्री का अकाउंट भी एक हमको रखना पड़ता है, क्योंकि क्रेडिटर कई हो सकते हैं हमारे, तो राजश्री लिखना ही बेहतर है। तो राजश्री यहाँ क्या है, अकाउंट हो गया। तो हमको उधार माल कौन दे रहा है, गिवर कौन है, राजश्री है। तो राजश्री एक गिवर है। गिवर को क्या करते हैं, गिवर को हम लोग दैट क्रेडिट करते हैं, और रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, कितना 2 लाख टू राजश्री अकाउंट। ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, 6th ट्रांजेक्शन, दैट इज गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज़ 2 lakhs। गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज़ 2 lakh। यहाँ गुड्स सोल्ड है, गुड्स अकाउंट भी खोल सकते हैं और सेल्स अकाउंट भी खोल सकते हैं। और दूसरा है कैश हम लोगों को रिसीव हुआ 2 लाख का, तो गुड्स अकाउंट भी खोल सकते हैं और या सेल्स अकाउंट भी खोल सकते हैं। हम लोग सेल्स अकाउंटिंग खोलते हैं, क्योंकि हमने बताया कि आजकल नहीं खोला जाता है, तो फिर उसकी प्रैक्टिस करनी भी या उसको समझना भी बहुत उचित नहीं है। तो सेल्स अकाउंट खोलते हैं। दूसरा कैश अकाउंट। ठीक है। सेल्स अकाउंट क्या है, एक गिवर, सर्विस का गिवर अकाउंट। और कैश क्या है, एक रिसीवर अकाउंट। ठीक है। तो कैश को क्या करेंगे, गिवर अकाउंट को क्रेडिट, और रिसीवर अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। जर्नल क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कितना 2 लाख टू सेल्स अकाउंट 2 लाख। अब नेक्स्ट एंट्री लेते हैं, गुड्स सोल्ड टू लक्ष्मी रुपीज़ 3 lakhs। गुड्स सोल्ड टू लक्ष्मी रुपीज़ 3 लाख। लक्ष्मी को 3 lakhs का गुड्स बेचा गया। यहाँ क्या है, सेल्स अकाउंट, और यहाँ लक्ष्मी अकाउंट। ठीक है। कैश तो यहाँ मिल नहीं रहा है, लक्ष्मी को बेचा जा रहा है, एक पर्सन मिल रहा है हमको। तो यहाँ क्या हुआ, सेल्स अकाउंट, और यहाँ लक्ष्मी अकाउंट।
सेल्स अकाउंट क्या है? एक गिवर है। और लक्ष्मी अकाउंट क्या है? एक रिसीवर अकाउंट है। रिसीवर अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट। और गिवर अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट। जर्नल क्या बनेगा? लक्ष्मी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट क्या हो जाएगा? 3 लाख। 3 लाख मतलब ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एट सैलरी पेड ₹1 लाख। सैलरी पेड ₹1 लाख। यहाँ एक सर्विसेज है, सैलरी पेड 1 लाख, कैश है। तो एक सर्विसेज है। ये सर्विसेज क्या कर रहा है? सर्विसेज का नाम क्या है? ये सर्विसेज का दैट इज सैलरी अकाउंट। एक सर्विसेज है। सर्विसेज हम कहीं नहीं लिख रहे थे, यहाँ ऐसे बता दिया। सैलरी अकाउंट। यहाँ क्या है? कैश अकाउंट। ये सर्विसेज क्या है? ये रिसीवर अकाउंट है एक। और कैश क्या है? एक गिवर अकाउंट है। फिर क्या करेंगे? सर्विसेज को हम लोग दैट डेबिट करेंगे। रिसीवर अकाउंट को डेबिट करेंगे और गिवर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जर्नल क्या बनेगा? सैलरी अकाउंट डेबिट ₹1 लाख टू कैश अकाउंट 1 लाख। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 9th प्रॉफिट, ठीक है, पेड टू राज ₹2 लाख। पेड टू राज श्री ₹2 लाख। राजश्री को हम लोगों ने 2 लाख रुपए दिए। राजश्री का शीशा हम लोगों ने उधार खरीदा था। गुड्स परचेज एंड क्रेडिट 2 लाख, तो 2 लाख हम लोग उनको दे रहे हैं। तो यहाँ रिसीवर कौन हो गया? रिसीवर यहाँ राजश्री अकाउंट। ये कौन अकाउंट होगा? राजश्री अकाउंट। और यहाँ क्या होगा? कैश अकाउंट। कैश हम लोग दे रहे हैं। पेड टू राजश्री ₹2 लाख मतलब कैश दे रहे हैं। पेड का मतलब है कि कैश में पेमेंट करना, ठीक है। तो अकाउंट यहाँ कैश होगा और राजश्री हो गया। राजश्री एक रिसीवर अकाउंट है और कैश अकाउंट एक गिवर है। तो राजश्री को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और रिसीवर को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जर्नल क्या होगा? राजश्री अकाउंट डेबिट 2 लाख टू कैश अकाउंट 2 लाख। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। 10th पेड ₹1 लाख। पेड ₹1 lakh paid ₹1 lakh for electricity charges. Electricity charges by selling coal. By selling
COAL, कोल ऑफ ₹1,00,000। ठीक है, यहाँ देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है। एक बिजली बनाने वाली कंपनी है, कोयला सप्लाई वाली कंपनी है। बिजली बनाने वाली कंपनी या बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी का 1,00,000 रुपया बकाया है, तो बनाने वाली कंपनी ने 1,00,000 रुपये का कोयला उनको सेल कर दिया और उसको पेमेंट कर दिया। तो यहाँ क्या है, दोनों सर्विसेज है, दोनों सर्विसेज है। और यहाँ रिसीवर सर्विसेज का कौन है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज एक अकाउंट हुआ, और दूसरा अकाउंट हुआ कोल कंपनी सेल्स अकाउंट हुआ। हालांकि दोनों सर्विसेज ये कर रही हैं, प्रोवाइड कर रही हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज का जो अकाउंट हुआ, ये सर्विस का रिसीवर है और ये सर्विस का प्रोवाइडर है। तो ये रिसीवर अकाउंट है, RECIVER रिसीवर अकाउंट है, ये गिवर अकाउंट है। तो फिर क्या करेंगे, रिसीवर को डेबिट करेंगे और गिवर को क्रेडिट करेंगे। जर्नल क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू सेल्स अकाउंट 1,00,000। अब यहाँ कोल अकाउंट नहीं होगा, सेल्स अकाउंट होगा, क्योंकि कोयला जितना भी बिकेगा वो सेल्स अकाउंट में ही क्रेडिट होगा। अब 11 दैट इज बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो गए। अब मैं आगे कंक्लूड करता हूँ दो जर्नल करके। दैट इज वन इज प्रॉफिट मेड, प्रॉफिट मेड, ये इतना कारोबार हुआ तो ₹2,00,000, 2,00,000 क्या प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट एक गिवर अकाउंट है। प्रॉफिट के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं, दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और 2,00,000 कैश तो नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं लिखा है, लेकिन ये गिवर अकाउंट है, ये हमको पता है। तो कोई ना कोई तो हमारा रिसीवर अकाउंट होगा। तो रिसीवर कहाँ कर सकते हैं, किसी न किसी एसेट फॉर्म में ही कर सकते हैं, किसी न किसी एसेट फॉर्म में ही कर सकते हैं, ठीक है। चाहे कैश हो या किसी तरह का और एसेट हो, एक्रूड इनकम हो, कोई भी एसेट हो, हम एसेट फॉर्म में ही कर सकते हैं। तो कोई ना कोई एसेट ही बढ़ेगा, तो एसेट अकाउंट। तो ये दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा, गिवर अकाउंट। तो रिसीवर अकाउंट ये क्या हुआ, एसेट अकाउंट, रिसीवर अकाउंट हुआ। तो रिसीवर को डेबिट करते हैं, ठीक है। तो एसेट अकाउंट डेबिट, कोई ना कोई एसेट बढ़ेगा जब प्रॉफिट होगा, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट। अगर किसी पर्टिकुलर एसेट का नाम रहता है कि कैश बढ़ गया प्रॉफिट में, तो हमने कैश लिख देते। हम यहाँ कुछ नहीं मालूम है, प्रॉफिट में ₹2,00,000, तो एक जनरल एसेट अकाउंट मान रहा है, कैश भी एक एसेट है, कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ लिख देते हैं। रिसीवर को क्या करेंगे, गिवर को क्या करेंगे, क्रेडिट, और रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट। तो रिसीवर को हमने डेबिट किया, गिवर को क्रेडिट किया। ये कितना हुआ, 2,00,000, ये हुआ 2,00,000। अब जिस तरह प्रॉफिट हुआ उस तरह लॉस भी हो सकता है, लॉस ऑकर्ड। मैंने ऑकर्ड शब्द लिखा, क्यों लिखा, लॉस कोई कंपनी चाहती नहीं है, कोई बिजनेस नहीं चाहता नहीं है कि हो, लेकिन हो जाता है। ₹1,00,000 का लॉस हुआ। अब एक लॉस है और एक कितने का हुआ, 1,00,000 का हुआ। लेकिन ये किस चीज़ में हुआ, ये नाम नहीं दिया हुआ है। लॉस हुआ है तो कमी तो हुई है, किस में हुई है, एसेट में कमी हुई है, तभी लॉस हुआ है।
किसी न किसी एसेट में कमी हुई है तभी लॉस हुआ है। तो लॉस यहाँ क्या हुआ, एक एसेट में कमी को क्या करेंगे, एसेट में कमी हुई मतलब एसेट गिव कर रहा है तभी एसेट में कमी हुई है। किसी चीज़ में कमी होगी इसका मतलब कि वो गिव कर रहा है। एसेट अकाउंट, ठीक है। एसेट में कोई कमी हुई है इसका मतलब वो गिव करेगा तभी कमी हो। हमारे पास 1,00,000 रुपये है, उसमें से 50,000 मैं गिव कर दूंगा तो क्या बचेगा, 50,000 बचेगा। तो एक कमी हुई तो ये क्या हुआ, ये गिवर अकाउंट हुआ। या लॉस, लॉस कैसे होता है, सपोज 1,00,000 की हमारी मोबाइल है, 50,000 में अगर बिकती है तो लॉस हमको कितना हो गया, 50,000। तो मोबाइल की वैल्यू में हमारी क्या कैश जो आया वो 1,00,000 के बदले में 1,00,000 का मोबाइल था, मिला 50,000, तो एक एसेट तो हम कैश हमारे पास 50,000 ही आया। तो ये लॉस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही इसको भी लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही लिखते हैं। और एक यहाँ ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ एक परिस्थिति के अनुसार, देखिए यहीं यहाँ ये गिवर अकाउंट हो गया और यहाँ ये रिसीवर अकाउंट हो गया। तो ये एक रिसीवर अकाउंट, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग डेबिट करेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। जर्नल क्या बनेगा, जर्नल बनेगा दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं लॉस, डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। क्रेडिट नहीं लिखते हैं, कितना है 1,00,000, ठीक है। ऊपर में यहाँ प्रॉफिट मेड, यहाँ जो आपने लिखा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इन 4 चीज़ों के आधार पर, अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर हम लोग जर्नल बना सकते हैं। इसके बाद जर्नल के रूल हैं, डेबिट क्रेडिट के रूल हैं, उसके अनुसार नेक्स्ट क्लास में हम जर्नल बनाएंगे और आपके सिलेबस के अनुसार बात करेंगे क्लास 11th की। थैंक यू। ये जो क्लास है, ये जो वीडियो है, ये आम एक उस व्यक्ति के लिए है जो बिजनेस के बारे में थोड़ा थोड़ा समझता है और जर्नल को समझना चाहता है, उनके लिए एक सामान्य टेक्निक मात्र है। ये एक विस्तृत रूल नहीं है, वो जो विस्तृत रूल हम आगे देखेंगे उसमें कई सारी चीज़ें हम लोगों को समझनी पड़ती है और यहाँ कुछ कम समझ के ही हम लोग जर्नल के टेक्निक को कर सकते हैं। थैंक यू, सी यू अगेन।